हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो हम अपने आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की दर आपने पढ़ा था कि किसी भी यूनिट टाइम में अभिकारक या उत्पाद जो रिएक्टेंट और रिजल्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन में होने वाले चेंजेस है ना, उसी को रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन की दर या वेग कहते हैं। ठीक है, अब बेटा ये वेग आपकी दो टाइप की होती है। सबसे पहले एक तो होती है इंस्टेंटेनियस है ना, और एक होती है आपकी क्या नाम है, क्षणिक वाली। तो जो इंस्टेंटेनियस होती है तात्क्षणिक कहते हैं हिंदी में। तात्क्षणिक वेग जो होता है वो कौन सा होता है, वो आपका एक्चुअल जो वेग होता है वो होता है। तात्क्षणिक का मतलब होता है कि आपने जो पूरी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में कोई एक फिक्स टाइम ले लिया। ठीक है, उस फिक्स टाइम पे आपकी रिएक्शन में कितना उसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसको ही हम तात्क्षणिक वेग रिएक्शन का कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। दूसरा होता है आपका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल रेट। इनिशियल रेट हमेशा क्या होती है बेटा, t=0 जब होता है, यानी कि टाइम आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, t0 कंडीशन में जब होता है तब जो आपका वेग होता है उसको हम इनिशियल रेट कहते हैं। यानी कि जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते थे या मैथ में पढ़ते थे कि गाड़ी आपकी खड़ी हुई है, आपने स्टार्ट नहीं करी, टाइम 0 है, तब आपका क्या होता है, हमेशा प्रारंभिक जो आपका वेग होता है वो 0 होता है मोस्टली। तो इस तरीके से आपका तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की जो दर होती है उसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं किस तरीके से बेटा ये आपका होगा। देखिए, अभिक्रिया को बहुत से कारक जो है हमारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसमें से पहला है बच्चों आपका अभिकारकों की सांद्रता। चलिए इस पर स्टडी करते हैं। पहले अभिकारकों की सांद्रता ऐसे बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तब इसमें क्या होता है, देखिए आपने कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में उस रिएक्शन में यूज़ करी हैं, ये डिपेंड करता है आपकी उसकी वेग की दर को कंट्रोल करने के लिए। कैसे डिपेंड करेगा आपका, अब मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने अभिकारकों को यानी कि मान लीजिए पानी में चीनी डाली हुई है या नमक डाला हुआ है, आपने उसको इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए उसका रिएक्शन उसमें पास आउट कर रखी है। अगर आप उसमें नमक बढ़ा देते हो क्वांटिटी, या चीनी की नमक क्वांटिटी बढ़ा देते हो, मीन्स आपके जो भी उसमें अभिकारक है रिएक्टेंट्स की आप अगर क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है, तब आपके जिसमें उसमें मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो गए, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ होने की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स आपस में तेज़ी से टक्करें करते हैं, यानी कि एक दूसरे से टकरा के इधर से उधर मूव करेंगे। जब तेज़ी से इधर से उधर टकराते हैं, टकराने की वजह से जैसे पानी बॉयल होता है, वो आपने देखा है, पानी बॉयल होता है उसमें आप फिर चीनी डालो, ठीक है, या पत्ती डालो, तब क्या होता है उसी के साथ तेज़ी से उसके मॉलिक्यूल भागने लगते हैं एक दूसरे। आपने देखा होगा भागते हुए मूव करते हो, नहीं देखा तो बेटा गैस पे करके देखना इस चीज़ को। मॉलिक्यूल्स तेज़ी से आपके भागते हैं, लेकिन आपस में टकरा के उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। पहले बीच में आएंगे, ऊपर आते हैं, फिर किनारों की तरफ भागते हैं, फिर नीचे से आ जाते हैं, फिर बीच में आते हैं, फिर किनारों की तरफ भागते हैं। इस तरीके से उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब डायरेक्शन चेंज कौन से बेस पे होती है बेटा, टक्कर की वजह से, कि ये मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम्स जो भी हैं आपके आपस में टकराते हैं, तो उनकी वजह से ये आपके चेंजेस आते हैं। तो जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी, यानी कि यहाँ पर जो काउंटिंग ऑफ आपका जो टक्करें होती हैं, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में जितनी तेज़ी टकराएंगे उतनी तेज़ी से उनकी स्पीड बढ़ती है, उतनी तेज़ी से वो मूव करते हैं। तो इस तरीके से जितने यानी कि आप अगर इसमें अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं, तब क्या होगा, आपका रेट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका बढ़ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। जितना ज़्यादा आप उसमें मेटल ऐड करोगे उतना तेज़ी से टक्करें होंगी, उतनी तेज़ी से स्पीड बढ़ेगी। तो आपका अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन बढ़ाने पर हमेशा अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है कि ताप में वृद्धि करने पर हमेशा आपका जो रिएक्शन है मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंक्रीज़ होता है। यानी कि ताप बढ़ाने पर हमेशा हमारी अभिक्रिया की दर कैसी होगी, यस बढ़ जाएगी। हमेशा हमारी अभिक्रिया की दर बढ़ती है। और एक इसमें एक फैक्टर और है बेटा कि अगर हमारी समांगी अभिक्रिया यानी कि एक ही जैसी अभिक्रिया हमारी हो रही है, ठीक है, एक जैसी चीज़ों की अभिक्रिया हमारी हो रही है, तो लगभग ये एक अनुमान है हमारा कि लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो अभिक्रिया की दर दोगुनी होती है। लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारी अभिक्रिया समांगी हो यानी कि एक जैसी हो। ऐसा नहीं है आप सॉलिड रिएक्टेंट ले रहे हो या रिजल्टेंट आपका सॉलिड है, रिएक्टेंट आपका लिक्विड है, तब नहीं होगी।
ठीक है। रिजल्टेंट और रिएक्टेंट दोनों आपके सेम कंडीशन में होंगे, समांगी अभिक्रिया होगी, दोनों लिक्विड लिक्विड होंगे या दोनों गैस गैस होंगे। तभी ये होता है कि 10 डिग्री 10 सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो मोस्टली आपकी अभिक्रिया की दर लगभग दुगनी हो जाती है, ये वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पे हमारी अभिक्रिया की दर बढ़ गई। ठीक है, आते हैं हम तीसरे वाले पे। तीसरा है बेटा हमारा कैटालिस्ट या उत्प्रेरक। कैटालिस्ट कब यूज़ करते हैं? कैटालिस्ट बेटा हम लोग तब यूज़ करते हैं जब रिएक्शन हमारी स्लो हो रही हो या रिएक्शन हमारी अच्छे से हो नहीं पा रही हो, तो कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं। कैटालिस्ट यूज़ करने से हमारी रिएक्शन अच्छे से परफॉर्म हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, इससे आपका वेग बढ़ता है। क्यों? कोई चीज़ की अगर कमी है तो उसको पूरा करता है ये कैटालिस्ट। अगर आपकी स्पीड की कमी है, आपकी बॉन्डिंग की कमी है, आपकी मॉलिक्यूल्स की कमी है, कैटालिस्ट ऐड करते ही वो आपकी पूरी होती है और आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे क्योंकि ये एज ए एक्टिवेटर का काम करता है। जैसे आप लोगों ने ब्लीच ज़रूर देखा होगा, नहीं करी मम्मी ने करी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक छोटा सा पाउडर हमको मिलता है एक्टिवेटर, ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोलते हैं। तो वह एक्टिवेटर उस क्रीम को एक्टिवेट करता है, इसीलिए उसको उसी समय उसमें मिक्स करते हैं। नहीं देखा तो नेक्स्ट टाइम देखना याद से। जो ब्लीचिंग होती है तो ब्लीच की क्रीम जो होती है उसमें ब्लीच करने से पहले एक्टिवेटर मिला के उसको ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, क्योंकि वो एक्टिवेटर क्या करता है, उस क्रीम को एक्टिवेट कर देता है उसके मॉलिक्यूल्स को कि आपको जाके अपना वर्क करना है। यही काम आपका उत्प्रेरक जो होते हैं वो आपके कैटालिस्ट जो होते हैं आपकी रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं। तो हमेशा याद रखना बच्चों, उत्प्रेरक को ऐड करने से आपकी जो रिएक्शन की रेट है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट बच्चों आपको। नेक्स्ट है आपका दाब या प्रेशर। तो प्रेशर से क्या होता है बेटा, देखिए अगर आपने किसी चीज़ को खुला रखा है, किसी भगोने में आपने खूब सारी चीज़ डाल दी तो वो तो खुला पड़ा हुआ है, लेकिन आपने उस पर प्रेशर करना स्टार्ट किया, प्रेशर करते हैं आप उस पर ऊपर से। तो प्रेशर करने के बाद में क्या होता है, देखिए जैसे अगर मान लीजिए आपको एक पूरे फील्ड में खड़ा कर दो बच्चों को, खूब सारों को, एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो वो फ्रीली खड़े होंगे। अब आप हमने उनको एक क्लास में कर दिया, फ्रीली होंगे, लेकिन मान लीजिए एक टाइम ऐसा हुआ कि हमारे पास में बाहर से भी बच्चे आए हुए हैं, एग्ज़ाम चल रहा है और कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि मंकीज़ आ गए कुछ भी, तो हम एक रूम में सारे बच्चों को कर देते हैं कि बेटे बेटे इधर आ जाओ, आप लोग सेफ रहोगे। तभी क्या होता है, आपके पास स्पेस की कमी होती है, स्पेस की कमी होने की वजह से आप लोग और पास पास आ जाते हैं और पास पास, आपकी डिस्टेंसिंग कम हो जाती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रेशर बढ़ा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी, प्रेशर बढ़ा। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से अणुओं की संख्या बढ़ती है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े, जो मैंने अभी आपको बताया, और इसकी वजह से भी फिर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे कंसेप्ट आपका। नेक्स्ट है आपका बेटा इसमें अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति, यानी कि नेचर। रिएक्टेंट और रिजल्टेंट की नेचर, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर कैसी कैसी है, तो उससे क्या होने वाला होता है आपका, कैसे चेंज, इसमें क्या चेंजेस होते हैं। देखिए इससे क्या होता है कि आपकी जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, यानी कि जो आपके अभिकारक होते हैं जो अभिक्रिया कर रहे हैं उनके बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। नए बॉन्ड बनने के बाद ही आपका उत्पाद बनता है, यानी प्रोडक्ट बनता है और आपका बाहर आता है निकल के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपकी ये वाली जो रेट होती है इसमें आपका रेट अलग अलग बॉन्ड की नेचर पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बॉन्ड इसमें बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से अभिक्रिया का वेग, क्योंकि इसमें आपके इनकी नेचर कैसी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप क्लास में हैं और आपको कोई बच्चा पसंद आता है, अगर पसंद आता है, आपको उसका नेचर पसंद है, उसकी पढ़ाई पसंद है, उसका बोलने का तरीका पसंद है, तभी आप उससे फ्रेंडशिप करोगे, यानी कि बॉन्डिंग करेंगे। तो यही आपका क्या नाम है, आपके रिएक्शन के अंदर होता है कि अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स में रिएक्शन कब होगी, जब वो एक दूसरे को थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं, है ना, किसी भी वे में, तभी उनकी बॉन्डिंग होगी और बॉन्डिंग होने के बाद आपका प्रोडक्ट उसमें बनता है। तो इसका ये रीज़न हो गया कि इनकी नेचर के हिसाब से ही आपके इसका रिजल्टेंट होता है। नेक्स्ट आ गया आपका सतह क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया। अब आप कहोगे इसका क्या इसमें रीज़न है। देखिए इसका रीज़न क्या है कि अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तब आपका रिएक्शन तेज़ी से होती है। जैसे कि एक ग्लास में आपने पानी रखा तो ग्लास नैरो होता है, पतला सा होता है और पानी आपका ऐसे भरा हुआ होता है, और अगर आप उसी पानी को किसी थाली में रख दो तब क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट का एरिया है वो आपका बढ़ गया। आप उसको अगर थाली में या किसी फैले हुए बर्तन में, उस भगोने में उस बर्तन को रख देते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतनी ही स्पीड से आपकी रिएक्शन होने लगती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसे होता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा ले लो आप, ठीक है,
ठंड होती हैं, हम लोग तापते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं कभी कभी, है ना। तो क्या होता है, लकड़ी का बड़ा सा एक लकड़ी लेने की वजह से, मोटी सी लकड़ी लेने की बजाय, अगर लकड़ी की जो छीलन होती है, आपने देखो कारपेंटर काम करते हैं तो लकड़ी का बुरादा निकलता है, छीलन जिसे कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, पतली पतली लकड़ी की वो छिलने वाली जो रोल होते हैं वो निकलते हैं। उसको कभी जलाओगे वो मिनटों में जल जाता है, और एक जो सॉलिड लकड़ी होती है बहुत टाइम में जलती है। रीज़न क्या होता है, एक ही लकड़ी की आपने छील के पतले 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 छिलके निकाल दिए, तो उनका सरफेस एरिया बढ़ गया, उसकी वजह से वो तेज़ी से जल जाती है। तो ये होता है आपका सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। नेक्स्ट है इसका विकिरण का प्रभाव, यानी रेडिएशन इफेक्ट। आप कहोगे रिएक्शन में रेडिएशन क्या काम कर रहा है। देखिए, कुछ रिएक्शंस बच्चों हमने पढ़ी हैं जिनका कि ऐसा होता है कि उनका रिएक्शन, अगर सनलाइट में आपकी रिएक्शन हो रही है तो वो नहीं होगी, ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस है तब भी होती हैं, या सनलाइट आपको दिखी तो वो तुरंत से हो जाती हैं, या बहुत स्पीड उनकी बढ़ जाती है। तो आपका रेडिएशन का इफेक्ट में दोनों ही काम होते हैं। कुछ रिएक्शन स्लो भी होती हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, कुछ रिएक्शन आपकी फास्ट भी होती हैं। जैसे अगर H2Cl2 की रिएक्शन आप करते हो, अगर क्या नाम है उसमें हो जाए आपकी सनलाइट में फोटोन की प्रेजेंस में, तब तुरंत से HCl बन जाती है जो कि गैस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसमें रेडिएशन का इफेक्ट भी कहीं ना कहीं पड़ता है। तो बच्चों, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग टू द, क्या हुआ, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस हमने अभी पढ़ लिए हैं। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है बेटा हमारा वेग नियम। ठीक है, वेग नियम किसको कहते हैं हम, वेग नियम कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कह सकते हैं, रेट लॉ कह सकते हैं, रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं ना, बहुत सारे इसके डिफरेंट नाम हैं। तो इसको हम कैसे कहते हैं, ये कहते हैं बेटा कि किसी भी अभिक्रिया का वेग, यानी कि जो स्पीड होती है, किसी भी अभिक्रिया की वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो इसके रिएक्टेंट की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि अगर मान लीजिए 2 बच्चे भाग रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों बच्चों की जितनी कंसंट्रेशन है उनको मल्टीप्लाई करके उसके समानुपाती आपका क्या होगा, टोटल वेग आ जाएगा कि कितनी स्पीड से कितने बच्चों ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंसिंग जैसे आप निकालते हैं, लाइक ऐसे होता है, ये आपका वेग स्थिरांक इस तरीके से निकाला जाता है। और इस नियम को वेग नियम या रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फिर से बताती हूँ बच्चों आपको एक बार, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है उसके जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के गुणनफल के समानुपाती होता है। बस इतनी सी बात है। इसको हम किस तरीके से समझेंगे, देखिए समझाते हैं इसको हम। देखिए यहाँ पर बच्चों हमने एक रिएक्शन ली है N1A + N2B = प्रोडक्ट। ठीक है, हमको नहीं पता इसमें प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है, तो हमने A B ले लिए, N1 N2 इनकी क्वांटिटी ले ली और हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया का वेग कितना होगा, अभिक्रिया का वेग हमने पहले भी निकाला था, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन T, यानी कि टाइम, कितने टाइम में कितनी सांद्रता में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर हमने dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि समानुपाती, ये हो गया आपका A प्रोडक्ट का पावर x और B प्रोडक्ट की पावर y। ठीक है, क्योंकि दोनों कितने कितने हैं हमको नहीं मालूम, कौन कौन से हैं हमको नहीं मालूम, तो x और y करके हमने ले लिए। तो जब dx/dt करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हट के यहाँ पे k आ जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट है, और ब्रैकेट में सेम रहेगा आपका a की पावर x और b की पावर y। यहाँ पर क्या है, यहाँ k आपका एक कांस्टेंट है, इसको हम वेग स्थिरांक बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी बोलते हैं, वेग गुणांक भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, क्योंकि आपका इसमें क्या है, देखिए कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के हिसाब से इसका मात्रक होता है बेटा सांद्रता अपॉन समय। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। तो आई होप आप लोगों को वेग नियम या वेग गुणांक या वेग स्थिरांक समझ में अच्छे से आ गया होगा। आई थिंक सो। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके बेटा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अभिक्रिया की कोटि। कोटि का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ये आपकी 4 होती हैं बेटा, 0 1 2 3। ठीक है, आप किस तरीके से इसको हम समझेंगे अभिक्रिया की कोटि कैसी होती है। देखिए अभिक्रिया की जो कोटि होती है इसमें हम क्या करते हैं, जितने रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट मतलब जैसे मान लीजिए आप चाय बना रहे हो अगर, तो चाय में क्या होगा, पानी भी होगा, चीनी भी होगी, पत्ती भी होगी, दूध भी होगा, है ना, सभी चीज़ होगी।
तो उसके जो रिएक्टेंट इतने सारे हो गए, उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स या फिर आयंस जो भी होते हैं उनकी टोटल संख्या के इक्वल होती है। किनकी? जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर से बताती हूँ मैं आपको अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अभिक्रिया की कोटि जो होती है बेटा, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं हमारे, हो सकता है 2 ही हो 4 ना हो, यहाँ तो हमने चाय का एग्जाम्पल ले लिया, हो सकता है आप केवल दूध बना रहे हो, है ना, तो दूध में आपने केवल चीनी मिलाई, उसको बॉयल किया, पी लिया, तो हो सकता है 2 ही हो रिएक्टेंट। उसमें आपके जो रिएक्टेंट हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या आयंस हैं, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी टोटल नंबर के बराबर होती है, जिसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करती है। ठीक है, इसको हम इजीली भी कर सकते हैं। इसको इजीली करने के लिए बच्चों हमने यहाँ पर देखिए आपको इजीली लिखी हुई है, किसी अभिक्रिया की कोटि उसमें सभी अभिकारकों की घातों के योग के बराबर होती है। यानी घात कौन सी हुई, फिर समझो पहले इस चीज़ को। किसी अभिक्रिया की कोटि इसमें सारे अभिकारकों की घातों के योग के बराबर होती है। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके कितने लिए, यानी कि चीनी हमने अगर ली तो चीनी के मॉलिक्यूल्स कितने थे, या मॉलिक्यूल अगर एटम रिएक्शन कर रहे हैं तो चीनी के एटम्स कितने थे, अगर आयंस रिएक्शन कर रहे हैं तो चीनी के आयंस कितने थे। मीन्स जिस कंडीशन में वो रिएक्शन करते हैं वही कंडीशन हमको यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि के लिए दर्शानी है। ऐसा नहीं है कि आपके रिएक्शन तो कर रहे हैं आयंस, आपने लिख दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपके रिएक्शन आयंस कर रहे हैं तो आप उसमें नंबर ऑफ आयंस लेंगे, रिएक्शन आपके मॉलिक्यूल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, और रिएक्शन आपके अगर एटम्स कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स लेंगे। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया में सभी अभिकारकों की घातों के योग के बराबर होती है। अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे, देखिए समझते हैं बच्चों इसको हम। देखिए यहाँ पर हमने फिर से रिएक्शन ली है Na + Nb। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल लिया है हमने, Na + Nb = उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ये हमने A और B मिक्स हुआ, N क्या है, N इसके मॉलिक्यूल हैं, हमको नहीं पता कितने हैं। तब हम क्या करेंगे, अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। अगेन K कांस्टेंट वेग स्थिरांक जो है, और A की पावर x और B की पावर y। तब हमारा अभिक्रिया की कोटि कैसे निकलेगी, जितने हमारे x और y हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तब हमारा क्या निकल के आएगा, अभिक्रिया की कोटि निकल के आ जाएगी। अभिक्रिया की कोटि जो होती है बेटा हमारी, वो क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि हमारी यहाँ पर 0 हो सकती है, ठीक है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ये 4 ही अभिक्रिया की कोटि हमारी होती हैं। तो अभिक्रिया की कोटि हम पढ़ लेते हैं इनको थोड़ा सा आगे, कि कौन कौन सी टाइप की आपकी अभिक्रिया की कोटि हो। देखिए बच्चों, ऑर्डर के आधार पर, यानी कि कौन कौन सी ऑर्डर है आपकी रिएक्शन की, ऑर्डर कौन सी है, उसके आधार पर आपकी अभिक्रिया की कोटि जो होती हैं वो 4 होती हैं। पहली होती है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, दूसरी होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सेकंड है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, थर्ड है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और फोर्थ है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था 0 1 2 3 4 x + y के 4 ही मान होते हैं। 0 1 2 3 आप लेंगे तो 0 1 2 3 कितने हो गए, 0 1 2 3, यानी कि 4 इसके टाइप्स होते हैं आपकी अभिक्रिया की कोटि के। इन चारों को हमें डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, और इनको थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ बेटा किस तरीके से होते हैं। ये है आपका, इसको हम पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 0 ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये 4 टाइप की अभिक्रिया की कोटि होती हैं, इनको ही हमको पढ़ना है। एक चीज़ और बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्रारंभिक और जटिल अभिक्रिया की कोटि भी मानी जाती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको हम कैसे कैसे अलग करेंगे, ये जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, जो रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जो रिएक्शन आपकी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, तो वो रिएक्शन आपकी प्रारंभिक रिएक्शन कहलाती है या सिंपल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आपके जितने रिएक्टेंट हैं उनको आप ऐड करेंगे और निकल आएगी आपकी, क्योंकि आपकी एक स्टेप में ये कंप्लीट हो गई, एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि आपने पानी में चीनी घोली, बन गया शरबत, एक ही स्टेप था आपका। तो ये आपकी एक स्टेप में जो रिएक्शन है और कंप्लीट होती है उससे कहते हैं प्रारंभिक या सरल अभिक्रियाएँ, ठीक है। और जो आपकी मोर देन 1 स्टेप लेती हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोलाइट वाली बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में,
पहले उसमें आयंस टूटते हैं Na+Cl-, उसके बाद में फिर Na अलग जाके रिएक्ट करता है, Cl अलग जाके रिएक्ट करता है। 4-5 स्टेप में जो हमारी रिएक्शंस कवर हो रही है, या मोर देन 1 आपका स्टेप है, मतलब एक के अलावा आप कितने भी स्टेप में रिएक्शन कवर कर रहे हो, तो वो रिएक्शन आपकी जटिल अभिक्रियाएँ कहलाती हैं या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने आपको प्रारंभिक और जटिल अभिक्रियाएँ भी बता दी। और उसके बाद में अब हमारी बची हैं ये 4 ऑर्डर की रिएक्शंस जो हमको डिटेल में पढ़नी है, ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। टिल देन इतना समझिए, करिए, कहीं कोई दिक्कत लगे तो यू कैन आस्क मी, है ना। और लगे रहो, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।